हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को। सो नेक्स्ट हम करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो देखिए, ये जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है माइक्रोवेव रीजन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उनमें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या होंगी, ट्रांजिशंस होती हैं। सो ये क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और किसमें, इन द माइक्रोवेव रीजन, इन द माइक्रोवेव रीजन। और यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट्स फ्रॉम द transitions between the rotational energy levels of the molecules. So results from the transitions between rotational energy levels of the molecules। तो यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है बच्चों, उसकी जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें क्या होंगी, ट्रांजिशंस होंगी। ऑलराइट, और यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रा है कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो लाइक अगर हम बात करते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, H2 जो होता है, N2 जो होता है, O2 जो होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए शो नहीं करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को। और इसी तरीके से जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक CO2 हो गया, CS2 हो गया, C2H2 हो गया, ये भी क्या होते हैं, हमारे परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। सो दैट्स वाई डू नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो these spectra are shown by the molecules which have permanent dipole moment, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। सो द होमोन्यूक्लियर diatomic molecules like H2 हो गया, O2, N2 एटसेट्रा आर नॉन पोलर। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और हमने क्या बोला, इसके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर वो नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। सो आर नॉन पोलर एंड हेंस डू नॉट exhibit rotational स्पेक्ट्रा। इसी तरीके से जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक CO2 है, CS2 है, ये भी क्या होते हैं, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो इसलिए शो नहीं करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा को। सो दी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, CS2, C2H2 or C2H2 etc. do not have permanent dipole moment। लाइक CO2 है, CS2 है, C2H2 है, इनके पास क्या है बच्चों, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड हेंस, एंड या फिर हम बोल सकते हैं therefore do not exhibit rotational spectra। क्लियर है। सो ये जो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इन दी माइक्रोवेव रीजन होता है, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिशंस बिटवीन दी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड दीज स्पेक्ट्रा शोन बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच हैव permanent dipole moment, and the homonuclear
डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 N2 एक्सेट्रा आर नॉन पोलर होती हैं एंड देयरफॉर इसलिए वो क्या शो नहीं करते हैं, हेंस डू नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक CO2 है, CH2 है, C2H2 है, या फिर हम बोल सकते हैं जो CH4 होता है हमारा, ठीक है, लाइक CH4 है, इनके पास क्या नहीं होता, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है एंड देयरफॉर डू नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा उसका रोटेशनल मोशन होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं रिजिड जो हमारा रोटेटर है उसके मॉडल को हम यहाँ पे ले रहे हैं, रिजिड रोटेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का, बट ये क्या हम रिजिड रोटेटर मॉडल का केस ले रहे हैं तो मतलब जो उसकी बॉन्ड लेंथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब रोटेशनल मोशन होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का। सो यहाँ पे हम लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसका जो मास है वो क्या है M1 और इसका मास क्या हो जाएगा M2। ये हमारे दो एटम है तो ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूल, और ये क्या है इनकी बॉन्ड लेंथ, ये M1 है। यहाँ से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कंप्लीट R है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा R1 डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। कितना हो गया R2। तो यहाँ पे हम किसका केस ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं रिजिड रोटेटर के केस को। तो रिजिड रोटेटर के केस में हम क्या मान के चल रहे हैं, इसका जो मास है वो M1 है, इसका मास M2 है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी चेंज नहीं होगी। ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो है इनके बीच का, दो एटम्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा कभी चेंज नहीं होगा जब वो रोटेशनल मोशन करेंगे। तो रोटेशनल मोशन के टाइम पे ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारी चेंज नहीं होगी। तो हम क्या ले रहे हैं, रिजिड रोटेटर हम मॉडल ले रहे हैं। सो मास जो है M1 है, इसका जो मास है वो M2 है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है R है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो R है हमारी वो किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू है R1 प्लस में R2 हो जाएगा। सो अगर हम सेंटर ऑफ मास से लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास तो M1 R1 किसके बराबर हो जाएगा, M1 R1 किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर ऑफ जो हमारी ग्रेविटी है उससे M2 R2 के बराबर होगा। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसके जो M1 R1 है वो किसके बराबर हो गया, M2 R2 के बराबर हो गया। सो यहाँ से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं मॉलिक्यूल का तो I होता है वो, और वो किसके बराबर होगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ R जो है हमारी जो बॉन्ड लेंथ है कंप्लीट वो किसके बराबर हो गई बच्चों, R1 प्लस में R2 के, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लाई कर रही है, इस पॉइंट पे लाई कर रही है। तो यहाँ से जो M1 R1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा M2 R2 के इक्वल हो जाएगा। सो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बाद अगर हम देखते हैं तो M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिखे तो M1 R1 प्लस में R1 प्लस में M2 R2 और R2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है उसको। और उसके बाद किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए M1 R1 को हमने अभी क्या बोला था किसके बराबर है, वो M2 R2 की। तो क्या मैं अगर M1 R1 की जगह M2 R2 लिख दूं कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, ठीक है। सो M2 R2 R1 प्लस में, अब देखिए M2 R2 है तो वो किसके बराबर है, M1 R1 के। तो अगर मैं यहाँ पे M1 R1 राइट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो M1 R1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 इसके बराबर हो जाएगा। सो अब देखिए ये किसके इक्वल हो गया, I इज इक्वल टू M2 R2 R1 प्लस में M1 R1 R2। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आपको दिख रही है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए R1 R2 दिख रही है बच्चों, कॉमन है तो निकाल ले बाहर। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R1 R2 इंटू में M1 प्लस M2 प्लस में M1, यही हो जाएगा M2 प्लस में M1 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। तो इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे M1R1 जो है वो किसके बराबर है, M2R2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R2 है अगर मैं उसको R माइनस R1 कर दूं, अब देखिए मुझे कंप्लीट R में से अगर मेरे को सिर्फ R2 निकालना है तो कंप्लीट R में से मैं माइनस कर दूं R1 को तो आ जाएगा R2। तो यहाँ पे M2 R माइनस में मैं क्या लिख रही हूँ, R1 कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए बिकॉज M1R1 किसके इक्वल होता है, M2R2 के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1R1 इज इक्वल टू M2R माइनस में M2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, M1R1 किसके इक्वल होता है, M2R2 के, तो इसलिए जो M2 है वो क्या हो गया हमारा R1 माइनस में R1। ठीक है, तो M1R1 किसके इक्वल हो गया, M2R माइनस में M2R1 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए M1R1 इज इक्वल टू M2RM माइनस M2R1 है, तो यहाँ से देखिए M1R1 और M2R1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा R1, तो R1 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, प्लस में M1R1, पहले इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा M2R1 इज इक्वल टू M2R। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब हमें किसकी निकालनी है, R की, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन, किसको ले लेंगे, R1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो R1 और क्या हो गया हमारा M1 प्लस में M2 हो जाएगा, R इज इक्वल टू M2R। तो अगर हमें निकालेंगे यहाँ से R1 की वैल्यू तो निकल जाएगी, सो R1 की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो R1 किसके इक्वल आ गया, अब देखिए R1 इज इक्वल टू M2R बाई में M1 प्लस में M2। तो ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, क्लियर है, ये क्या आ गई हमारी सेकंड। तो यहाँ पे हम बेसिकली बच्चों करेंगे क्या, पहले R1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर R2 की निकालेंगे, और फिर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसमें R1 और R2 की वैल्यू को हम बेसिकली पुट कर देंगे और यहाँ से फिर हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे R1 क्या हो गया, M2R बाई में M1 प्लस में M2, यहाँ तक आ गई बात समझ में। उसके बाद फिर देखिए हमने क्या बोला था, M1R1 इज इक्वल टू M2R2, तो पहले हमने क्या लिया था, R2 को लिया था R1 माइनस R1, तो अब की बार हम क्या लेंगे, R1 को ले लेंगे। तो R1 क्या हो जाएगा, अगर मैं कंप्लीट जो मेरी R है उसमें से मैं R2 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास R1 आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, M2R2 हो जाएगा, ठीक है। M1R माइनस R2 इज इक्वल टू M2R2, यहाँ तक क्लियर है चीज़। अब देखिए अब यहाँ पे M1R माइनस में M1R2 इज इक्वल टू M2R2, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, M1R माइनस में M1R2 इज इक्वल टू M2R2। अब यहाँ से देखिए इसमें से R2 और R2 यहाँ पे कॉमन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, इसकी R2 की, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, M1R, ये जो M1R है ये ऊपर आ जाएगा, बाई में मैं क्या कर सकती हूँ इसको, बिकॉज ये जो माइनस है इस साइड आगे किस में हो जाएगा, मेरा प्लस में हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, पूरा कर लो, M1R इज इक्वल टू M2R2 प्लस में क्या हो जाएगा, M1R2। अब यहाँ से M1R इज इक्वल टू M1 प्लस में M2 हो जाएगा, R2 बाहर निकल जाएगा, तो मैं सिंपल लिख दूँ इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ इसकी, मुझे निकालनी है R2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, M1R बाई में M1 प्लस में M2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, R2 की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, M1R बाई में M1 प्लस में M2, क्लियर है। तो कुछ नहीं किया हमने, M1R माइनस में R2 लिया है, उसके बाद M2R2 कर दिया, उसके बाद M1R इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में M1R2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, M2R2। अब यहाँ पे देखिए R2 जो है मेरा वो कॉमन आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको कहाँ पे लेगी, उस साइड लेगी, तो उस साइड जाके किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो M1R इज इक्वल टू M2R2 प्लस में M1R2। उसके बाद यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं, R2 को, तो M1 प्लस में M2 हो जाएगा, और अगर मुझे R2 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, M1R आ जाएगी, और बाई में M1 प्लस में M2 हो जाएगा। तो अब क्या है, रख देते हैं इस वाली फर्स्ट वाले इक्वेशन में किसको, सेकंड और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को हम क्या रख देते हैं फर्स्ट वाली में। सो पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो देखिए I इज इक्वल टू क्या है, R1, तो R1 की वैल्यू क्या है, M2R बाई में M1 प्लस में M2, यही है बच्चों। उसके बाद मुझे रखनी है R2 की, तो R2 ये कितनी आई है हमारे पास, देखो M1R है, M1R बाई में M1 प्लस में M2, यही आई है, बताओ। उसके बाद क्या है यहाँ पे M2 प्लस में M1 है, तो क्या मैं इसको इससे कैंसिल कर दूँ,
देखिए यहाँ से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास अब क्या बचा है, I इज इक्वल टू m2 m1 r स्क्वायर, ठीक है, m2 है m1 है और मेरे पास क्या है r का स्क्वायर है, बाई में m1 प्लस में m2 है, ठीक है। और बच्चों ये जो है मेरा m1 m2 प्लस में m1 प्लस m2, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूस्ड मास, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, I इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, म्यू आर स्क्वायर। तो I किसके इक्वल आ गया, म्यू आर स्क्वायर के, और I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, आर स्क्वायर के, तो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है बच्चों हमारा m1 m2 बाई में m1 प्लस में m2, यही है, और इसी ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास हम बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन है इस चीज में। देखिए हमने यहाँ पे किसको लिया बच्चे, रिजिड रोटेटर को लिया, मतलब जब रोटेशनल मोशन होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो रहा है, हमारा रोटेशनल मोशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो आर किसके इक्वल आ जाएगी, हमने बोला r1 प्लस r2 की हो जाएगी। फिर m1 r1 किसके इक्वल हो गया, m2 r2 के अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लेते हैं तो किसके इक्वल हो गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 का स्क्वायर r1 हो जाएगा, और प्लस में m2 r2 लिख सकती हूँ मैं इसे इसको। उसके बाद I इज इक्वल टू m2। अब देखिए यहाँ पे m1 r1 किसके बराबर है, ये जो कंप्लीट है हमने बोला है m2 r2 की, तो मैं यहाँ पे अगर m1 r1 की जगह m2 r2 को रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। m2 r2 r1 प्लस में अब m2 r2 की जगह अगर मैं m1 r1 रख दूं, बिकॉज वो दोनों इक्वल है, ठीक है। सो m1 r1 r2 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। तो I किसके इक्वल आ गया, अब यहाँ से कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लो, r1 r2 कॉमन है हमारा, m2 प्लस में m1 ही बच गया, तो फर्स्ट इक्वेशन ही हमारी बन गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, r1 r2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले हमने क्या निकाली है, r1 की, तो m1 r1 किसके बराबर होता है, m2 r2 के, तो r2 की जगह हमने क्या रख लिया, r माइनस में r1 को, कंप्लीट जो हमारी r है, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है, उसमें से अगर मैं r1 को माइनस कर दूं तो r2 की वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगी। अगर मेरे पास कंप्लीट यहाँ पे हम 15 है, ठीक है, तो 15 में से मान लो r1 मेरी 5 है, तो 15 में से 5 10, तो मेरे पास क्या बच गई, r2 बच जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस में m2 r1 हो जाएगा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, m2 r माइनस में m2 r1 हो गया, तो यहाँ से m1 r1 प्लस में m2 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अब माइनस को इस साइड लाए तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से फिर उसके बाद मैंने क्या निकाली, r1 की वैल्यू निकाली, तो m2 r में m1 प्लस में m2। इसी तरीके से हमने प्रोसीजर किया है और हमने r2 की भी वैल्यू निकाल ली है। m1 अब हमने r1 की जगह पे क्या रख लिया, r माइनस में r2, इसी तरीके से m1 r हो गया, m माइनस में m1 r2 इज इक्वल टू m2 r2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, r2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, r2 को हम कॉमन निकालेंगे तो m1 क्या हो जाएगा, प्लस में m2 हो जाएगा, और m1 r मेरा बच जाएगा, उस साइड ही प्लस में चला जाएगा, तो m1 r1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया, मेरा कॉमन निकल गया r2, तो m1 प्लस में m2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास r2 की वैल्यू आ जाएगी। अब r1 r2 की रख दी है मैंने यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें, तो यहाँ से कैंसिल हो गया m1 प्लस m2, तो यहाँ पे क्या बच गया, m1 m2 r का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे m1 है, m2 और r का क्या है, r 2 है, तो r का स्क्वायर बाई में m1 प्लस m2, ठीक है, बच गया। अब I इज इक्वल टू, अब ये जो होता है बच्चों m1 m2 बाई में m1 प्लस m2, इसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, म्यू के बराबर होता है, तो I इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू क्या है हमारे यहाँ पे, m1 m2 बाई में m1 प्लस में m2, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। द एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है रोटेटिंग मॉलिक्यूल का। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों L रोटेटिंग मॉलिक्यूल का, वो किसके इक्वल होता है, I ओमेगा के इक्वल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल हम सीधा लिख सकते हैं, ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज L ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। L क्या यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, और ओमेगा क्या होती है यहाँ पे, एंगुलर जो हमारी वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या है यहाँ पे, एंगुलर
वेलोसिटी। सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ये होती है। बट जो हमारी एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? द एंगुलर मोमेंटम इज angular momentum is quantized and is given by, so किसके इक्वल हो जाएगा? L is equal to अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। इसके इक्वल होता है। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है और किसके बराबर होता है? J इंटू J प्लस 1 H बाई 2 पाई की। G क्या है यहाँ पे? हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। सो G क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर है जी। और इसकी जो वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगी। J इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी J की वैल्यू। और J क्या? रोटेशनल क्वांटम नंबर है हमारा। जो एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड होता है और किसके बराबर होता है? J इंटू J प्लस 1 अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H बाई 2 पाई के। और अगर हम बात करें अब रोटेशनल एनर्जी की, तो वो किसके बराबर हो जाएगी मॉलिक्यूल की? द रोटेशनल एनर्जी of the molecule is E। वो किसके इक्वल होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। जो हमारी एनर्जी होती है रोटेटिंग मॉलिक्यूल की, तो उसकी जो रोटेशनल एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रोटेट करे तो उसकी रोटेशनल एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम आई से ही मल्टीप्लाई करते हैं और आई से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आई कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हाफ आई का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हम आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ओमेगा स्क्वायर बाई में आई आ जाएगा। तो E किसके बराबर आ गई हमारे पास? आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई में आई 1/2। तो अब आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब ये किसके इक्वल होता है बच्चों? आई ओमेगा, देखिए L के बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ पे L रख सकती हूँ जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है? सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाई में 2I, क्लियर। सो इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई में 2I। सो अब ये जो L की वैल्यू है ये मुझे कहाँ पे पुट करनी है? इस वाले इक्वेशन में पुट करनी है। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। तो पुट करते हैं फर्स्ट इन सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड, देन वी गेट देखिए अब E इज इक्वल टू किसकी है? L स्क्वायर बाई में 2I के। L की वैल्यू क्या होती है हमारी? अंडर रूट J इंटू J प्लस 1। तो यहाँ पे EJ हम लिख दें, ये क्या हो जाएगी? हमारी एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी। सो अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 और H बाई 2 पाई होता है। तो अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? H बाई 2 पाई, इसका भी स्क्वायर, H बाई 2 पाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर बाई में 2I है। अब यहाँ पे बाई में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2I भी होगा, ठीक है। इतनी बात। अब मुझे बताओ स्क्वायर से जो अंडर रूट है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या आ गया? J इंटू J प्लस 1। EJ की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी बच्चों? EJ इज इक्वल टू J इंटू J प्लस 1, J प्लस 1। और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? H स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूं H स्क्वायर, ठीक है, बाई में क्या हो गया? 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 बाहर भी है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, पाई का स्क्वायर और आई, पाई का स्क्वायर और आई। तो यहाँ से जो E की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई बच्चों? H स्क्वायर बाई में 8 पाई स्क्वायर आई J इंटू J प्लस 1 किसके बराबर है? EJ इज इक्वल टू H स्क्वायर J इंटू J प्लस 1 बाई में 8 पाई आई। तो ये क्या होगी? हमारी रोटेशनल एनर्जी। क्लियर है? तो पहले हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने लिया है एंगुलर मोमेंटम को रोटेटिंग मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे रोटेटिंग मॉलिक्यूल का वो किसके बराबर होता है बच्चों? ये हमें देखना है। दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे?
एंगुलर वेलोसिटी है। फिर उसके बाद हमने देखा जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है, वो किसके बराबर होता है, √J × J+1 h/2 पाई के, जो हमारा रोटेटिंग मॉलिक्यूल है इसका। तो J जो यहाँ पे अब क्या है, हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है और वो 0 1 2 3 इस तरीके से उसकी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रोटेशनल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की वो किसके बराबर होती है, I ω² के इक्वल होती है, I ω² के, हाफ I ω²। अब उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया I से, तो हमारे पास फाइनल आ गया L² / 2I। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, L² / 2I। अब कुछ नहीं करना, इस L की वैल्यू को, इस L की वैल्यू को हमें उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो हमने इसको दे दिया फर्स्ट, पुट फर्स्ट इन सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, √J × J+1 का भी स्क्वायर करना है, बिकॉज कंप्लीट होल L का स्क्वायर होगा, तो कंप्लीट इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर से जो हमारा √ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो J × J+1 एज इट इज आ जाएगा, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो h का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर लिख दिया हमने। उसके बाद 2 × 2 4 हो जाएगा, और बाहर भी हमारा 2I है, देखिए नीचे 2I है, तो 2 × 2 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो गया, बाई में हमारे पास I है वो आ गया, और ऊपर क्या था हमारे पास J × J+1 √ से, तो उसका जो स्क्वायर से कैंसिल हो गया था √ ठीक है। तो हमारे पास EJ की वैल्यू क्या आ गई, h² बाई में 8π² I, और ऊपर क्या हमारा J × J+1। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल की, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन, तो सिलेक्शन रूल क्या है यहाँ पे, जो ΔG होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, +-1 के, ठीक है। ΔG = +-1, मतलब चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो यूनिटी के इक्वल होना चाहिए, जब भी जो हमारे रोटेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशंस है वो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होंगी, द ट्रांजिशन can takes place only between those energy levels for which the change in between those rotational energy levels for which the change in rotational quantum number किसके बराबर होगा बच्चों, रोटेशनल क्वांटम नंबर इज यूनिटी, 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के इक्वल होगा। अगर प्लस है तो एब्जॉर्प्शन, माइनस है तो इमिशन। सो ΔG = +1 अगर हमने लिखा है तो मतलब क्या है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, और अगर ΔJ -1 है तो मतलब एमिशन, क्या होगा, एमिशन होगा। सो अगर यहाँ पे Z = +-1 है तो जब भी क्या होंगी, जो हमारी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो हमारी ट्रांजिशंस होंगी, अगर यहाँ पे आ जाए 2, अगर यहाँ पे आ जाए 3, इस तरीके से अगर हमारी और जो वैल्यूज आ जाएं तो वो क्या हो जाएंगी, फॉरबिडन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास Z = 0 स्टेट में है जो मॉलिक्यूल है, तो वो किस में जाएगा, 0 से 1 में जाएगा, ठीक है। अब 1 से ये नहीं है वो 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 1 से वो किस में जाएगा, 2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। अब 2 में है तो किस में जाएगा, वो 3 में जाएगा, ठीक है, बिकॉज 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का पे चेंज आना चाहिए। अगर 3 से है तो वो किस में जाएगा, 4 में जाएगा। अब ये नहीं है 2 से डायरेक्ट वो किस में चला जाएगा, 4 में। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस किस में आ जाएगा, वो 2 में आ जाएगा। तो प्लस माइनस अगर 2 है तो फॉरबिडन, +-3 है तो फॉरबिडन। ΔG क्या आना चाहिए, +- हमेशा 1 के होना चाहिए, यूनिटी के होना चाहिए, जब ही क्या होंगी हमारी ट्रांजिशंस होंगी। क्लियर है। सो अगर यहाँ पे जो ΔJ आ जाए वो +-2 हो या फिर +-3 हो, इस तरीके से अगर हो जाए तो वो क्या होंगी, फॉरबिडन। ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएंगी, फॉरबिडन हो जाएंगी, वो ट्रांजिशंस हमारी नहीं होंगी। सो द ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन दोज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर विच द चेंज, जो चेंज आएगा, चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर, दैट इज यूनिटी। ठीक है, द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स
the quantized energy levels of a rigid rotator is given by expression क्या होता है हमारा EG दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर होता है बाई में 8 पाई स्क्वायर आई यही होता है और जे प्लस 1 यही होता है हमारा एच स्क्वायर बाई में 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1 ये EG होता है। अब देखिए बच्चा ये क्या होता है हमारा जूल्स में होता है, इसमें होता है जूल्स में, पर जो मोस्टली हम यहाँ पे यूज करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर की टर्म्स में हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर की टर्म्स में। तो वहाँ पे हमारा कन्वर्जन फैक्टर आता है डेल्टा ई बाई में एच सी, ठीक है। जो हमारा न्यू बार होगा जो हम चेंज करेंगे इस एनर्जी को किस में सेंटीमीटर इनवर्स में, हम क्या करेंगे कन्वर्जन फैक्टर का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि क्या होता है न्यू बार इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में एच सी, ये हमारा क्या है कन्वर्जन फैक्टर है। बिकॉज देखिए हमारा जो डेल्टा ई होता है वो किसके इक्वल होता है एच सी की एच न्यू होता है, तो न्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं एच न्यू, एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और 1 बाई लैम्डा क्या होता है वो वेव नंबर होता है हमारा, तो वेव नंबर को अगर हम डेल्टा ई नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा वेव नंबर दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन में एच सी, वही आ जाएगा। तो ये क्या हमारा कन्वर्जन फैक्टर, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा एच सी से, तो क्या हो जाएगा हमारा ये सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं ई जे बाई में क्या हो जाएगा एच सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई में 8 पाई स्क्वायर आई, और यहाँ पे एच सी से करना है हमें और जे प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो अब देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ पे ई जे अपॉन में एच सी है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगी जो हमारी एनर्जी है। तो यहाँ पे एक एच है बाई में एक एच आ जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई और यहाँ पे सी बच जाएगा, ठीक है। एच तो कैंसिल हो गया एक एच से, और क्या हो गया हमारे पास जे प्लस 1 ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो होता है ना बच्चों ये कांस्टेंट होता है हमारा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, इसे हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं ई जे बार दैट इज इक्वल टू बी जे प्लस 1, ठीक है। बी जे प्लस 1 ये हो जाएगा जे प्लस 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा अब सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में, ठीक है। और यहाँ पे बी क्या है ये क्या हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स दैट इज रोटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है रोटेशनल कांस्टेंट, क्या है ये रोटेशनल कांस्टेंट है। तो क्या आ गया ई जे बार इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकती है हमारी जे की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से हो जाएंगे, तो ई जे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जे की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है। तो जे की वैल्यू अगर इस तरीके से होंगी तो ई जे की वैल्यू क्या होगी हमारी ई जे बार की, अगर जे की वैल्यू 0 है तो रखते हैं, देखिए जे की वैल्यू 0 है तो क्या हो गया 0 हो जाएगा कंप्लीट 0। अब 1 है तो 1 में क्या होगा 1 प्लस 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 प्लस 1 2 इंटू में 1 तो 2 हो जाएगा 2b, ठीक है। अब क्या हो गया 2 वैल्यू है जे की, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6, तो कितना आ गया 6b। इसी तरीके से अगर 3 है तो देखिए 3 प्लस 1 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो कितना आ जाएगा ये 12b। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी ईजे बार की, क्या है ये हमारे सेंटीमीटर इनवर्स में आएंगी अब, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया है अपने ग्राफ रोटेशनल एनर्जी इस साइड में और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को हमने शो किया है रिजिड डायटोमिक जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी। अगर जे की वैल्यू हमारे पास 0 है तो क्या होगी जे की वैल्यू 0, अगर 1 है तो 2b, 2 है तो 6b, 3 है तो 12b, 4 है तो 20b, इस तरीके से होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जे क्या है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर,
ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। और हमारा सिलेक्शन रूल क्या था, जो डेल जे है वो क्या होना चाहिए हमारा +-1 होना चाहिए। +1 किस लिए होता है हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए, -1 क्या होता है हमारे एमिशन के लिए, ठीक है। और डेल जी क्या होना चाहिए +-1, तभी क्या होंगी हमारी ट्रांजिशंस होंगी बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ओके, अगर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल, तो जब जे की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे जो ई जे बार है वो कितना था 0, और जब जे की वैल्यू हमारी 1 थी, जे की वैल्यू 1 थी तो ई जे बार कितना आया था, दैट इज इक्वल टू 2b। तो अगर हम यहाँ पे देखें एनर्जी एब्जॉर्ब तो वो कितनी हो जाएगी हमारी ई बार जे, और यहाँ पे क्या है जे इज इक्वल टू 1 से लेके 0 है तो 1, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई बार जे, ई बार जे इज इक्वल टू 1 तो माइनस ई बार जे इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं न्यू बार j इज इक्वल टू 0 टू j इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2b -0, तो 2b -0 तो कितना आ जाएगा 2b सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम लेते हैं फर्स्ट से सेकंड में तो यहाँ पे ई जे बार कितना हो जाएगा, ई जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अब 2 हो जाएगी, माइनस में ई जे दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे न्यू बार, ठीक है, न्यू बार, और यहाँ पे j इज इक्वल टू 2 टू j इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 2 थी हमारी j की वैल्यू तो कितना आया था 6b, और जब 1 थी 4b तो कितना हो जाएगा 6b माइनस 4b दैट इज कम्स आउट टू बी 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तो कितना था ये पहले हमारे पास यहाँ पे 2b था, ठीक है, 6b माइनस 2b, तो 6b माइनस 2b करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4b सेंटीमीटर इनवर्स। जब j की वैल्यू 0 थी तो EJ भी हमारा 0 था, j 1 था जब, तो EJ 2b था, तो 2b माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2b सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम करते हैं j यहाँ पे 2 है और माइनस हम करते हैं j इज इक्वल टू 1, ई बार j इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा न्यू बार j इज इक्वल टू 1 से क्या है हमारा 1 से 2, तो क्या हो जाएगा 6b माइनस 2b दैट कम्स आउट टू बी 4b सेंटीमीटर इनवर्स। इन जनरल हम ले रहे हैं जो हमारा मॉलिक्यूल है वो j से j+1 स्टेट में जा रहा है, ठीक है, j से j+1 स्टेट में। तो यहाँ पे जो हमारा EJ है वो क्या हो जाएगा, EJ बार दैट इज b, अगर j स्टेट में है तो वो क्या होगा BJ j+1, तो अगर EJ+1 में है तो क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू BJ यहाँ पे क्या होगा BJ+1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कौन सी स्टेट हमारी J+1 है, और J+1 में क्या हो जाएगा हमारा एक और +1 हो जाएगा, तो J+1+1 इस तरीके से हो जाएगा। सो अगर हम बात करें न्यू बार तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये J से J+1 में जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं EJ+1 तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी BJ+1 J+1+1 और माइनस में क्या हमारा BJ+1 इस तरीके से हो जाएगी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं BJ+1 और यहाँ पे BJ+2 दैट इज माइनस BJ+1 इस तरीके से हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारी BJ+1 J+2, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, J को J से करेंगे तो J स्क्वायर हो जाएगा, J स्क्वायर, प्लस में अब J को 2 से करेंगे तो 2J, और प्लस में करेंगे किसको 1J तो कितना आ जाएगा J आ जाएगा, प्लस में 1 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है हमारा BJ+1 ये हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा B यहाँ से दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, B कॉमन आ गया, J स्क्वायर, ठीक है, J स्क्वायर और 2J प्लस में J+2 और यहाँ से हमने कॉमन तो इसको भी कर देते हैं हम BJ स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, B क्या हो जाएगा J स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा J इस तरीके से हो जाएगा। अब इस साइड आया क्या हो जाएगा माइनस J स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस का J ये हो जाएगा। तो अब J स्क्वायर से J स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2J
और ये क्या है हमारा माइनस में बी जे प्लस वन था, तो यहाँ पे जे, अब ये माइनस का है और ये हमारे 2j, जे कितना हो जाएगा हमारा 3j हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे कितना आ गया 3j, 2j और j कितना आ गया 3j, और प्लस में 2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे j, तो इस j से ये 3j माइनस j है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2j, तो किसके इक्वल हो गया इज इक्वल टू b, और यहाँ पे 2j और क्या है हमारा +2, तो यहाँ से 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी जे, ये क्या हो गया हमारा b, और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, तो 2b, और क्या हो जाएगा अंदर हमारे पास j है ना, ये क्या हमारा j, और यहाँ पे 2b j प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास न्यू बार, ठीक है 2b j प्लस 1। तो देखिए स्टार्टिंग से हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो J से J+1 स्टेट में जा रहा है, तो EJ बार किसके इक्वल होता है हमारा BJ J+1 होता है, ठीक है, और EJ+1 अगर वो स्टेट में गया है तो BJ+1 और साथ में क्या हो जाएगा हमारा J+1+1। अगर हम यहाँ पे लेते हैं न्यू बार को, J से किस में जा रहा है J+1 में, तो माइनस कर देंगे, तो J+1 माइनस में हमने J किया है तो यहाँ पे J+1 हो जाएगा J+1+1 माइनस BJ J+1। उसके बाद यहाँ पे हमने +2 की फॉर्म में इसको लिख दिया, उसके बाद यहाँ से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा था उसको हमने कैंसिल कर दिया है, b 3j प्लस 2 आ गया था माइनस का j, अब 3j माइनस j क्या हो जाएगा हमारा 2j प्लस 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2b j प्लस 1 हमारे पास आ गई। अब j क्या है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है बच्चों, हमें पता हो j क्या है 0 1 2 3 ऐसे वैल्यू हो सकती है इसकी, j जो है 0 1 2 3 इस तरीके से इसकी वैल्यू होंगी। तो जो न्यू बार है वो कितना होगा, अगर 0 से जाता है 1 में, ठीक है, 0 से अगर 1 में है तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है हमारा फॉर्मूला 2b j प्लस 1 ये है। देखिए अगर अब हमें ये क्या है हमारी लोअर स्टेट है, ये क्या है हमारी हायर स्टेट है, तो लोअर स्टेट क्या है हमारी j और हायर क्या है हमारी j+1, तो या तो हम इस कंप्लीट की जगह क्या रख ले 1 को, बिकॉज ये क्या हमारी j+1 स्टेट है। अगर हमें सिर्फ j को लेना है तो ये हमारी j वाली स्टेट है, तो अगर हमें यहाँ पे रखना है j तो हम 0 रखेंगे, और अगर हमें कंप्लीट 2j+1 और ये कंप्लीट j+1 रखना है तो सिंपल यहाँ पे हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे j+1 की जगह, और अगर हमें लोअर वैल्यू लेनी है j को हम रखते हैं तो 0 को हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा ये 2b, j क्या है हमारी 0 है, तो 0 + 1 तो किसके इक्वल आ गया 2b सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और अगर न्यू बार जो हमारा मॉलिक्यूल है किस में जा रहा है वो 1 से 2 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 2b है 2b आ जाएगा, j की वैल्यू क्या रखेगी हम 1 हो जाएगी, ठीक है ना, तो 1 + 1 तो 2 × 2 4, तो कितना हो गया 4b सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर न्यू बार यहाँ पे 2 से 3 स्टेट में मॉलिक्यूल जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2b 1 + अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 3 × 2 दैट इज 6, तो कितना हो गया 6b सेंटीमीटर इनवर्स, कितना हो गया 6b सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से अगर जो हमारी न्यू बार है वो 3 से 4, अब मॉलिक्यूल 3 से 4 स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 + 1 तो कितना हो गया 3 + 1 4 4 × 2 दैट इज 8, तो कितना आ जाएगा 8b सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है बच्चों ये बिल्कुल, ठीक है। दी रोटेशनल एनर्जी absorption spectrum consists of lines at 2b 4b 6b. These lines are equally spaced by a constant difference of wave number equal to 2b
called frequency separation, called frequency separation। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन हम उसे बोलते हैं। तो जो रोटेशनल एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बच्चों, वो कंसिस्ट होता है लाइन से 2B 4B 6B पे। यहाँ पे हमें क्या मिलती है, लाइंस। रोटेशनल स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पे दिखाया। रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का है 2B 4B 6B 8B 10B। तो यहाँ पे हमें लाइंस देखने को मिल रही है, हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। और ये जो लाइंस होती हैं हमारी इक्वली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होती हैं ये बाय कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर इक्वल टू 2B। और ये कांस्टेंट डिफरेंस पे होती हैं। देखिए यहाँ पे 4B माइनस 2B, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2B का, 6 माइनस 4 2B का, 8 माइनस 6 2B का डिफरेंस, यहाँ पे भी 10 माइनस 8 कितना है 2B का डिफरेंस। ऐसे आगे भी क्या आएगा हमारा 2B का यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, हमारी इक्वली स्पेस्ड होती है और कांस्टेंट डिफरेंस होता है यहाँ पे वेव नंबर का, दैट इज इक्वल टू 2B, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। द probability for all transitions are allowed by selection rules। क्या होता है हमारा, del G is equal to plus minus 1, यही होता है। are almost equal but they are not equally intense, not equally intense। The intensities of different transitions in rotational energy levels are not equal। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करें इंटेंसिटीज की रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो देखिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ऑल ट्रांजिशंस के लिए, वो क्या होती है, अलाउड की जाती है बाय सिलेक्शन रूल्स। डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा प्लस माइनस 1, तो क्या होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बट इक्वली वो इंटेंस नहीं होती, ठीक है। जो हमारी ट्रांजिशंस होती हैं, जो इंटेंसिटी है डिफरेंट ट्रांजिशंस की, अलग अलग ट्रांजिशंस की रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, वो क्या है हमारी इक्वल नहीं, उनकी जो इंटेंसिटीज है वो इक्वल नहीं है, बट जो प्रोबेबिलिटी है सभी ट्रांजिशंस की वो अलाउ की जाती है बाय सिलेक्शन रूल, डेल जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट इंटेंसिटीज आर नॉट इक्वल। द रिलेटिव intensities of spectral lines depends किस पे डिपेंड करती है, depends upon the relative population of the energy levels। तो जो हमारी रिलेटिव इंटेंसिटी है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी, उस एनर्जी लेवल की। इफ एन एनर्जी लेवल is highly populated, then more number of molecules will undergo transition from this level to higher level, then greater the intensity
of the city of the resulting line. ओके तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर जो एनर्जी लेवल वो हाईली पॉपुलेटेड है तो वहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, ट्रांजिशन में जाएंगे वो उस लेवल से हायर लेवल में, तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी हमारी स्पेक्ट्रल लाइन की। तो हमने क्या बोला, जो रिलेटिव इंटेंसिटी है बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, रिलेटिव जो पॉपुलेशन है उस एनर्जी लेवल पे वो कितनी है, उस एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा उसकी इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की कितनी होगी। अगर हमारी एनर्जी लेवल हाईली पॉपुलेटेड है, वो जो लेवल है एनर्जी लेवल वो हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत सारी वहां पे क्या मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वहां पे ट्रांजिशन में जाएंगे उस लेवल से हायर लेवल में। सो फ्रॉम दिस लेवल टू हायर लेवल, तो वहां पे क्या होगी, फिर ज्यादा इंटेंसिटी होगी रिजल्टिंग लाइन की। ओके, द पॉपुलेशन of rotational energy level is given by Boltzmann distribution law. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि क्या होता है हमारा NJ बाई एन नॉट दैट इज इक्वल टू E माइनस EJ बाई KT। ठीक है, EJ बाई KT ये हमारा होता है population of rotational energy level that is given by Boltzmann distribution law. NJ by N naught that is equal to E minus EJ by KT। और NJ क्या है यहाँ पे हमारी number of molecules at higher energy level, N naught क्या है हमारी number of molecules at lower energy level। So NJ number of molecules at higher energy level, और N naught number of molecules at lower energy level, और जो हमारी रोटेशनल एनर्जी क्या होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, द रोटेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, rotational energy is quantized and rotational energy levels क्या होते हैं हमारे, degenerate, quantized नहीं बच्चों, degenerate। ठीक है, the rotational energy levels are degenerate and the degeneracy is given by, डिजेनरेसी को हम कैसे दिखाते हैं, GJ, ये क्या होती है हमारी डिजेनरेसी फैक्टर होता है GJ दैट इज इक्वल टू 2J प्लस 1। ठीक है, ये क्या हमारा डिजेनरेसी फैक्टर होता है। जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं ना बच्चों वो क्या होते हैं हमारे डिजेनरेट होते हैं। then the degeneracy is given by, then the degeneracy is given by degeneracy factor that is GJ is equal to 2J plus 1। तो देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की वो कितनी दी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमारी NJ by N naught, NJ by N naught that is equal to E minus EJ by KT। NJ number of molecules at higher energy levels, N naught number of molecules at lower energy levels। अब जो rotational energy levels होते हैं degenerate होती है, then the degeneracy is given by GJ is equal to 2J plus 1। इसे हम क्या बोलते हैं, degeneracy factor। The relative population of an energy level
is determined by the product of किसका प्रोडक्ट होता है, जो हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन है एनर्जी लेवल की, वो डिटरमाइन कैसी होगी बच्चों, प्रोडक्ट होगा यहाँ पे किस किस चीज का, डीजेनरेसी फैक्टर और जो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उससे हम डिटरमाइन करेंगे जो रिलेटिव पॉपुलेशन है हमारी एनर्जी लेवल की उसको। सो रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ एन एनर्जी लेवल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ डीजेनरेसी फैक्टर and Boltzmann distribution, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनजे बाई एन नोट, यही होती है, ठीक है। एनजे क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट हायर एनर्जी लेवल्स और एन नोट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट लोअर एनर्जी लेवल। उसके बाद वो किसके इक्वल होगी, डीजेनरेसी फैक्टर क्या होता है हमारा 2J+1, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसका प्रोडक्ट है ये, डीजेनरेसी फैक्टर का और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है वो E माइनस EJ/KT, यही होता है। और हम यहाँ से निकालेंगे EJ की वैल्यू, तो देखिए EJ क्या होता है हमारा, इक्वल होता है HC EJ बार के, ठीक है। और जो हमारा जो EJ बार होता है वो किसके बराबर होता है, BJ+1 के इक्वल होता है जो है EJ बार होता है। तो यहाँ पे EJ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा NJ/N0 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2J+1 ये हो जाएगा, और साथ में E की पावर माइनस 2J+1 E की पावर माइनस EJ की वैल्यू अब क्या है यहाँ पे हमारे पास BJ+1 और साथ में HC, तो BJ+1 साथ में क्या हो गया HC और क्या हो गया यहाँ पे बाई KT। क्लियर है बच्चों इतना। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं नॉन रिजिड रोटेटर को। तो देखिए रिजिड जो हमारा रोटेटर मॉडल था उसमें हमने क्या एज्यूम किया था कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही है। जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जब वो रोटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है, जो बॉन्ड है वो कैसा रिजिड बॉन्ड है। तो रिजिड जो हमारे मॉडल हम ले रहे थे उसके अंदर क्या था, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही थी। बट रियलिटी में क्या होता है बच्चों, जो हमारे बॉन्ड्स जो हमारे एटम्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, कुछ एक्सटेंड तक वो क्या होते हैं हमारी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी चेंज होती है। और जैसे जैसे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज होती है वैसे जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इंक्रीज होती है विच टेंड्स टू मूव द एटम्स अपार्ट। तो इसलिए जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती है। देखिए जैसे जैसे J इंक्रीज होगा, G क्या है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। J क्या होता है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। सो J क्या रोटेशनल क्वांटम नंबर है। जैसे J इंक्रीज होगा जो सेपरेशन है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस वो इंक्रीज होगा, बिकॉज जो B है वो क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है। इसी वजह से जो सेपरेशन है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन वो भी क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज एज B डिक्रीज, जो हमारा B है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो देखिए जब हम बात कर रहे थे रिजिड जो हमारा रोटेटर है उसकी हम बात करें तो हमने क्या बोला था कि जो सेपरेशन है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन इज कांस्टेंट। हमने वहां पे क्या देखा था कि जो सेपरेशन आ रहा था स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में वो क्या था, बिल्कुल कांस्टेंट था। 2B है फिर 4B है फिर 6B है। तो जो डिफरेंस आ रहा है जो यहाँ पे सेपरेशन है वो कितने का था 2B का था, 4 - 2 2 6 - 4 2। तो ठीक है वहां पे हमने क्या बोला था 2B है और वो क्या है हमारा कांस्टेंट था, ठीक है कांस्टेंट है और वो क्या है
2b है, सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ रिजिड रोटेटर हमने जब बात की थी तो वहां पे 2b बताया था जो कि कांस्टेंट होता है। बट जब हम बात करते हैं नॉन रिजिड रोटेटर की तो यहाँ पे क्या होती है, सेपरेशन जो है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन वो डिक्रीज होगी जैसे जो हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है j वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो b जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारी b होती है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, इसके इक्वल होती है हमारी b। तो b जैसे जैसे क्या होगी, b अब क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है, जैसे जी b डिक्रीज हो रही है। और यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, तो b क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, आई किसके बराबर हमने देखा था, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, इसके होता है। और यहाँ पे म्यू क्या होता है, हमारा रिड्यूस्ड मास होता है। ठीक है, म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए ये क्या होगा, हमारा फिक्स होगा, तो रिड्यूस्ड मास क्या हो गया, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब आर स्क्वायर है, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, पे आर स्क्वायर हम लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे रखेंगे म्यू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, बी के अब क्या आ रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारा आर स्क्वायर। और हमने क्या बोला, जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या होगी बच्चों, हमारी डिक्रीज होगी इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। मतलब वहां पे जो बी है वो बी की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो 2b है यहाँ पे हमने कांस्टेंट बताया था, अब जो b की वैल्यू है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। और b किसके बराबर होता है, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी के। और b डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है। तो आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो b है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्क्वायर। तो b अगर डिक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा, जो आर स्क्वायर है वो इंक्रीज होगा। समझ में आया, b अगर डिक्रीज हो रहा है तो r इंक्रीज होगा। और हमने क्या बोला, जैसे j इंक्रीज होगा तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। तो हम बात करते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर, नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर। बिकॉज रिजिड रोटेटर के अंदर हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है जब जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो रोटेशन कर रहा है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में जो हमारा बॉन्ड है वो कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक वो इलास्टिक होता है। तो वहां पे जो है चेंज आता ही आता है हमारी बॉन्ड लेंथ के अंदर। तो यहां से भी हम देख पा रहे हैं कि जे जैसे इंक्रीज होगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर जैसे हमारा इंक्रीज होगा तो क्या सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज होगा एज बी, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमें बी डिक्रीज हो रहा है तो बी किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर। तो मतलब आर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो जो हमारी आर स्क्वायर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, अब हमारी सेम नहीं रहने वाली है, चेंज होगी वो। ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑलराइट, द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स of a non-rigid rotator are given by Eg, and that is equal to किसके इक्वल होगा, h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई, 8 पाई स्क्वायर आई j इंटू j प्लस 1। और माइनस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, दैट इज h4 बाई 32 पाई 4 आई स्क्वायर r स्क्वायर k। ओके, एंड हेयर इज j स्क्वायर j प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया जो हमारी एनर्जी थी Ej, उसमें से हमने माइनस कर दिया जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको। तो ये क्या आ गई, रोटेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ अ नॉन रिजिड रोटेटर, दैट इज Ej, एंड h स्क्वायर बाई में 8 पाई स्क्वायर आई, j इंटू में j प्लस 1, और माइनस कर देंगे यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स h4 बाई 32 पाई 4 आई स्क्वायर r स्क्वायर की j स्क्वायर इंटू में j प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो Eg है इज इक्वल टू, अब ये क्या है बच्चों, जूल्स के अंदर है। ठीक है, जूल के अंदर है ये वाली
टर्म हमारी, ठीक है। जूल के अंदर हमने ये एक्सप्रेशन देखा है हमें, बट हम किसके अंदर लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, वेव नंबर की फॉर्म में हम लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हमने कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, डिवाइड कर देंगे HC तो बन जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार हम लगा देंगे, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो h² बाई 8 पाई स्क्वायर I HC से कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे भी j इंटू J+1, और यहाँ पे भी कर देंगे इसी तरीके से H4 बाई में 32 पाई 4 I² R² K, और यहाँ पे J² J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर में इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा HC, ओके। अब यहाँ से देखिए h² है, यहाँ पे भी h है, तो एक h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अब EJ बार दैट इज इक्वल टू h बाई 8 पाई स्क्वायर IC, ये बच गया हमारे पास। j यहाँ पे क्या आएगा, j इंटू J+1, और माइनस में क्या है h की क्यूब, बिकॉज एक h से h कैंसिल हो गया, h³ बाई में 32 पाई 4 I² R² KC, ओके। और क्या है J² J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में बच्चों, वेव नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी के टर्म में हम बात करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे E बार EJ बार, तो ये फाइनली हमारे किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये देखिए h बाई 8 पाई स्क्वायर IC, ये क्या होता है बच्चों, हमारा B रोटेशनल कांस्टेंट। तो क्या मैं यहाँ पे B लिख दूं, ठीक है, BJ J+1, ठीक है। अब माइनस में क्या हो जाएगा, अब ये जो है बच्चे h का क्यूब बाई 32 पाई 4 I² R² KC, ये क्या होता है बच्चों, हमारे दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। इसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट है ये, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको D से हम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर D लिख दूँ तो ठीक हो जाएगा D, ठीक है। और यहाँ पे क्या है J² और J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आ गई हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो EJ बार किसके इक्वल आया है, यहाँ पे हम फ्रेशली इसको लिख लेते हैं, EJ बार दैट इज इक्वल टू किसके आया है, BJ J+1, और माइनस में क्या है हमारे पास DJ² DJ² J+1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, जो कि किस में है, हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में है, वेव नंबर की टर्म्स में है। क्या आया है, BJ J+1 माइनस DJ² J+1 का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे बात करें B क्या होता है बच्चों, रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है B, रोटेशनल कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं D की, तो D क्या होता है, D किसकी इक्वल है, पहले तो ये देखो h³ बाई 32, क्या है h³ बाई 32, और क्या पाई की 4 I² पाई की 4 I² KC और R², ठीक है। यही है हमारे पास h³ बाई में 32 पाई 4 I² R² KC, ठीक है। तो ये D इसके बराबर है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। क्या है ये, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट हम इस D को बोलते हैं, और B क्या है यहाँ पे हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है। तो ये क्या है हमारा रिजिड के केस में बच्चों, एनर्जी लेवल्स रिजिड के केस में है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नॉन रिजिड के केस में, तो जैसे जैसे J की वैल्यू रोटेशनल क्वांटम नंबर मैंने बोला इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो क्या होगी हमारी इंक्रीज हो जाए, वो क्या होगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। देखो जब J की वैल्यू क्या थी हमारी, कम थी, J की वैल्यू कम थी, ऑलमोस्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं नॉन रिजिड के। पर जैसे जैसे बच्चों J की वैल्यू क्या होगी हमारी इंक्रीज होती जाएगी, तो जो ये सेपरेशन है ये क्या होती जाएगी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, तो जब हमारी ट्रांजिशन होगी J से J+1 में,
नॉन रिजिड रोटेटर हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो जब रोटेशनल एनर्जी जो हमारी लेवल्स हैं उनमें ट्रांजिशन होगी जे से J+1 में, तो यहाँ पे जो हमारी डेल न्यू बार की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, न्यू बार J+1 माइनस न्यू बार J। और जो हमारी एनर्जी होती है वेव नंबर के टर्म्स में वो क्या होती है हमारी BJ J+1 माइनस DJ स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर। ये होती है हमारी रोटेशनल एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है J+1 स्टेट में जा रहा है, हमारा J से J+1 स्टेट में जा रहा है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या किया है हमने J+1 माइनस न्यू J कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे J की जगह हम क्या रख देंगे, J+1 सिंपल हो जाएगा। तो B J की जगह क्या रखना है, J+1 और फिर J+1 और साथ में क्या आ जाएगा हमारा +1 माइनस में अब क्या है हमारे पास D और J की जगह में क्या रखना है J+1, तो क्या हो जाएगा J+1 का होल स्क्वायर और J+1 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा J+1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। J+1 और माइनस में हमें क्या करना है, अब इसके माइनस में भी तो है बच्चों, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में हमारी ये वाली J वाली स्टेट होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। J वाली स्टेट में BJ J+1 और क्या हो जाएगा हमारा माइनस हम यहाँ कर देते हैं माइनस DJ स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा BJ+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा BJ+1 क्या हो जाएगा +2, तो J+2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में DJ+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे DJ+2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस BJ+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस DJ स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है 2B J+1 माइनस का 4D, ठीक है। 2B J+1 माइनस का 4D और यहाँ पे J+1 होल क्यूब, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2B J+1 माइनस 4D J+1 का होल क्यूब। और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं किसको, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक तो J+1 कॉमन आ जाएगा और जो हमारा 2 है यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। तो 2J+1 क्या बच गया है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा B, 2J+1 तो हमारा बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे है B और यहाँ पे माइनस का 2 है बिकॉज एक 2 हमारा बाहर आ गया माइनस का 2 और यहाँ पे क्या बच गया D, एक J+1 बाहर है तो यहाँ पे कितना हो गया J+1 का होल स्क्वायर, J+1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी डेल न्यू बार की वैल्यू, ठीक है। तो क्या आई है 2J+1 होल ब्रैकेट है इसमें, उसके बाद क्या होगी हमारी B माइनस का 2D J+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हमने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे हमने क्या माना है कि हमारी क्या हो रही है ट्रांजिशन हो रही है रोटेशनल एनर्जी लेवल में फ्रॉम J टू J+1 स्टेट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें डेल न्यू की वैल्यू निकालनी, डेल न्यू बार की, तो क्या हो जाएगा डेल न्यू J+1 डेल न्यू J, ठीक है। हमने माइनस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है, एक बार क्या किया हमने J की जगह J+1 रख दिया और एक बार क्या है हमारी J स्टेट है। तो जब हम J+1 को रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा J+1 एज इट इज, J+1 है तो एक +1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस D J+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और J+1 यहाँ पहले से ही तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में J वाली स्टेट BJ एज इट इज BJ J+1 माइनस DJ स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2B J+1 माइनस 4D J+1 का होल क्यूब और फर्दर जब हम यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया 2J+1 और B माइनस 2D होल J+1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आइसोटॉप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, आइसोटॉप क्या होती है हमारी वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर एटॉमिक जो नंबर है वो सेम रहता है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। लाइक हम लेते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या है हमारा 16 O16 और कार्बन क्या है 12। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ कार्बन का आइसोटॉप ये 13 और ये क्या हमारा 16, तो यहाँ पे क्या है कोई भी चेंज नहीं है इनके एटॉमिक जो कार्बन है उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं बट उसके मास नंबर में क्या आएगा
चेंज आएगा। तो यहाँ पे इसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स मतलब चेंज होता है उनके मास नंबर में बट नो चेंज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर में चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमने आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, कार्बन 12 है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कार्बन 13 ले लिया। और जब बच्चों हम आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो हमारा सब्सटेंस पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी थी, बाद में भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। और जो बच्चे हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके अंदर भी नो चेंज। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन पे कोई भी चेंज नहीं आता बॉन्ड लेंथ के अंदर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन पे नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, कोई भी चेंज नहीं आएगा बॉन्ड लेंथ में, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मास नंबर है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल मास है वो इंक्रीज हो रहा है, टोटल मास इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी की चेंज होने की, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज होगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे चेंज होगी बी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा टोटल मास। तो टोटल मास के अंदर हमारा चेंज आ रहा है, टोटल मास क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो हमारी क्या होगा, आप देखिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी घट जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बी होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये क्या होती है, हमारी बी की वैल्यू होती है। और यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं जो आई है वो क्या होता है, हमारा म्यू आर स्क्वायर होता है। तो बॉन्ड लेंथ में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, हमारी म्यू, ये क्या होता है, हमारा रिड्यूस्ड मास होता है। तो टोटल मास में ही चेंज आ रहा है, तो मास में चेंज आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा तो मतलब बी के अंदर भी क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। तो टोटल मास चेंज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर चेंज है और बी की वैल्यू चेंज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मास चेंज, और क्या होगी, बी की वैल्यू चेंज, बी की वैल्यू चेंज होगी, और आई वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेती हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू चेंज और यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज। टोटल मास में चेंज है तो आई की वैल्यू में चेंज आ रहा है, आई की वैल्यू में चेंज है तो बी की वैल्यू में भी क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। बट नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। ओके, अब यहाँ पे देखिए एच बी इज इक्वल टू एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी होता है। और अगर हम लिखे बी डैश, तो यहाँ पे जो बी डैश है वो हम ले रहे हैं कार्बन 13 के लिए, आइसोटॉप के लिए, और यहाँ पे हम कार्बन क्या ले रहे हैं, 12 को ले रहे हैं, सिंपल बी। तो यहाँ पे बी डैश इज इक्वल टू एच बाई 8 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे ले रहे हैं हम आई डैश सी। क्लियर है ये बात। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब CO12 था, यहाँ पे CO13 है। तो अब क्या हो रहा है, इसके जो मास नंबर है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मास बढ़ेगा तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, बिकॉज ये क्या हमारा रिड्यूस्ड मास है। तो टोटल मास के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा बढ़ेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो मतलब बी क्या होगा बच्चों, हमारा डिक्रीज होगा, बिकॉज ये क्या है, हमारी इनवर्सली है, नॉट डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो बी मतलब क्या होगा, अब डिक्रीज होगा। और बी क्या होता है बच्चों, हमारा ये रोटेशनल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो अब हमारा डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में, आप मुझे बताओ अब डिक्रीज होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। बी हमारा घट रहा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके इस चीज को। बी अगर डिक्रीज होगा तो जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस, वो क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो सेपरेशन है बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गया। एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, कम्स क्लोजर। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो बी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। सो हम बोलते हैं मास में क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। टोटल मास में, टोटल मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी बढ़ेगा, और जो बी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जिससे क्या होगा, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस, सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीज, और जो एनर्जी लेवल्स है वो कम्स क्लोजर, वो पास में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने लिया है h बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये क्या है बी, और ये हमने किसके लिया है, कार्बन 12 के लिए, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कार्बन की आइसोटोप 13 की, तो हमने ये लिया बी डैश। तो h बाई
8 पाई स्क्वायर आई डैश सी। तो हम इसको डिवाइड कर देते बी बाई बी डैश, बी बाई बी डैश तो क्या हो जाएगा h बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी और इनटू में क्या हो जाएगा, अब ये रिवर्स हो गया। सो 8 पाई स्क्वायर आई डैश सी बाई में h से h कैंसिल, 8 पाई स्क्वायर से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी बच का गया। अब देखो b बाई में b डैश दैट इज इक्वल टू i डैश बाई में i तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप पता चल रहा है। अगर हमारा बी डैश बढ़ेगा तो जो हमारा आई डैश है वो घट रहा है मतलब, और आई डैश जब बढ़ेगा तो मतलब बी डैश हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टोटल मास है वो बढ़ रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, तो मतलब बी क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, पढ़ चुके हम, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई भी चेंज हो रहा है, टोटल जो हमारी बॉन्ड लेंथ है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, नो चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज, तो कैंसिल हो जाएगा ये, बिकॉज कोई भी चेंज नहीं है, बट म्यू के अंदर चेंज है, बिकॉज टोटल मास हमारा चेंज हो रहा है। तो इस वजह से जो रिड्यूस मास है उसमें क्या आएगा बच्चा, चेंज आएगा टोटल मास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू डैश, तो अब क्या हो गया, बी बाई बी डैश दैट इज इक्वल टू आई डैश बाई आई एंड दैट इज इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू। क्लियर होगी ये बात। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में नो चेंज, बॉन्ड लेंथ में नो चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे पहली थी सब्सटेंस की वैसी रहेंगी, बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बट चेंज किस में आएगा, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन टोटल मास है वो क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। टोटल मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से जो बी है वो डिक्रीज होगा। बी के हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, और बी के घटने से क्या होगा, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो हमारी घट रही है, मतलब एनर्जी लेवल्स कम्स क्लोजर। समझ में आ गई बात। और जो बच्चे आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक मास को आइसोटॉप की, और जो रिलेटिव एबंडेंस होती है हमारी आइसोटॉप्स की उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या, आइसोटॉप की रिलेटिव एबंडेंस को, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस तरीके से, कंपेयर करके एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटीज को। तो कंपेयर करेंगे किसको, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटीज को, और हम डिटरमाइन कर लेंगे हम रिलेटिव एबंडेंस को आइसोटॉप्स की। तो यहाँ पे हमने देखा बी बाई बी डैश इज इक्वल टू आई डैश बाई आई दैट इज इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू। बी क्या है हमारे यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और म्यू क्या है हमारे रिड्यूस्ड मास है। म्यू डैश जो है रिड्यूस्ड मास है हमारी आइसो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, हेवियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास है, और जो म्यू है ये रिड्यूस्ड मास है हमारी जो लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसका। सो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।